हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे जेएसएससी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट, ये आपका सेट नंबर 18 है। इसमें आपका प्रॉब्लम दिया गया है स्टूडेंट 11 प्रॉब्लम आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इस प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे स्टूडेंट, और इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। चलो स्टूडेंट, पहला प्रॉब्लम को देखते हैं। ए सीरीज आरएलसी सर्किट विल हैव यूनिटी पावर फैक्टर। आपका सीरीज आरएलसी सर्किट है और आपका पावर फैक्टर कितना है स्टूडेंट? यूनिटी है। इफ ऑपरेटिंग एट ए फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज ऑफ, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट। क्या है आपका पावर फैक्टर उस सर्किट का? क्या है? यूनिटी है। और आपका कैसा सर्किट है? आरएलसी सीरीज सर्किट है। आरएलसी सीरीज सर्किट है और आपका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है स्टूडेंट कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इस सर्किट का कितना होगा। तो आप देखो स्टूडेंट, आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करोगे कि इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को आप कैसे कैलकुलेट करोगे पहला नंबर प्रॉब्लम को। ठीक है, अब देखो पहला नंबर प्रॉब्लम को कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो ये आपका आरएलसी सीरीज सर्किट है। कैसा है आपका? आरएलसी कैसा सर्किट है? सीरीज सर्किट है। कैसा सर्किट है स्टूडेंट? आरएलसी सीरीज सर्किट है। ठीक है, अब देखो आरएलसी सीरीज सर्किट में आपका पावर फैक्टर क्या है? यूनिटी है। ये पकड़ना है कि पावर फैक्टर आपका क्या दिया गया स्टूडेंट? पावर फैक्टर आपका कितना दिया गया है? यूनिटी दिया गया, मतलब 1 दिया गया है। पावर फैक्टर आपका आरएलसी सीरीज सर्किट में कब होगा स्टूडेंट? जब आपका आरएलसी सीरीज सर्किट रेजोनेंस होगा तब। क्या होगा? रेजोनेंस होगा तब होगा। तब आपका पावर फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। पावर फैक्टर का मतलब होता है स्टूडेंट cos फाई, और cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है? R बटा जेड। और आपका रेजोनेंस के केस में z इक्वल टू क्या होता है? z इक्वल टू क्या होता है? आपका R होता है। तभी जाके स्टूडेंट cos फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका z के जगह पर यदि r पुट करेंगे तो r बटा r कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब पावर फैक्टर का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट आपका क्या होगा? यूनिटी होगा। तो आपका रेजोनेंस के केस में आपका क्या होता है? पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी होता है। आपको याद रखना होगा। अब रेजोनेंस के केस में क्या होगा स्टूडेंट? तभी रेजोनेंस होगा जब XL इज इक्वल टू क्या होगा? XC होगा। इसका मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसको ब्रेक करेंगे स्टूडेंट तो L ओमेगा हो जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो 1/C ओमेगा होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/LC हो जाएगा स्टूडेंट। और यहां से ओमेगा का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओमेगा का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 1/√LC होगा। ये आपका इसका यूनिट होगा स्टूडेंट रेडियन पर क्या होगा? सेकंड होगा। बट आपको फ्रीक्वेंसी निकालने बोल रहा है तो ओमेगा इज इक्वल टू रिलेशन होता है 2πf इज इक्वल टू 1 क्या होगा? √LC होगा। इसका मतलब स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2π क्या हो जाएगा? LC हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट आपका इतना कंटेंट आपको रेडी हो गया। आरएलसी सीरीज सर्किट में पावर फैक्टर 1 कब होगा? जब आरएलसी सीरीज सर्किट क्या होगा? रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने के लिए XL इज इक्वल टू क्या होगा? XC होगा। XL का वैल्यू जो होगा L ओमेगा होगा। XC का वैल्यू 1/C ओमेगा होगा। यहां से आपका ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट 1/√LC। ये रेडियन पर सेकंड में आएगा। इसको बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बट आपको फ्रीक्वेंसी निकालना हर्ट्ज में। इसका मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 2πf। f का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट 1/2π√LC। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा हो जाएगा आपका A। आपको याद रखना है कि सीरीज आरएलसी सर्किट में यदि आपका पावर फैक्टर यूनिटी हो तो उस टर्म में आपका फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होगा 1/2π√LC होगा। इसको याद रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। इस फॉर्मूले का यूज करके आपको प्रॉब्लम बनाने के लिए भी दिया जा सकता है। इसका मतलब ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको क्या करना है स्टूडेंट? याद रखना। चलो आगे की ओर चलते हैं। आगे का प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 भी बेहद इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या करना है? याद रखना है क्या चीज? देखो, अब एक करंट I इक्वल टू 10 + 10 sin t एम्पियर इज पास थ्रू मूविंग आयरन। इसका मतलब स्टूडेंट जब ये मूविंग आयरन के थ्रू पास करेगा तो ये आपका आरएमएस वैल्यू को क्या करेगा? मेजर करेगा। इसका मतलब मूविंग आयरन जो होता है वो AC और DC दोनों वैल्यू को क्या करता है? मेजर करता है। AC और DC दोनों वैल्यू को क्या करेगा? मेजर करेगा। और मूविंग आयरन जो मेजर करता हुआ आपका क्या करता है? आरएमएस वैल्यू को क्या करता है? मेजर करता है। ये आपको क्या करना होगा? याद रखना होगा। अब PMMC जो करता है वो DC वैल्यू को क्या करता है स्टूडेंट? मेजर करता है। इसका मतलब है मूविंग आयरन है तो आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा। तो इसका आरएमएस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना होगा। चलो स्टूडेंट, इसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा? इसका आरएमएस वैल्यू RMS 1 मान ले रहे हैं पहला सिग्नल का। इसका क्या होगा? 10 होगा। और इसको क्या मान रहे हैं? RMS 2 मान रहे हैं, दूसरा सिग्नल है। तो इसका RMS होता है Vm/√2 होता है। Vm के जगह पर 10 है तो 10 बाई क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है स्टूडेंट।
आरएमएस रिजल्टिंग का जो आपका वैल्यू होगा, आरएमएस रिजल्टिंग या आरएमएस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरएमएस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आरएमएस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, आरएमएस 1 का वैल्यू कितना है आपका 10 है, 10 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और आरएमएस 2 10/√2 का क्या हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा। इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो 50 हो जाएगा, 100 + 50 क्या हो जाएगा, 150 क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि इस सिग्नल को मूविंग आयरन के थ्रू पास करेंगे तो आपका जो रिजल्टिंग वैल्यू होगा वो क्या होगा, √150 होगा, √, क्या होगा, 150 होगा। इसका मतलब आपसे पूछ सकता है स्टूडेंट, मूविंग आयरन कैसा मेजर करता है, तो एसी और डीसी दोनों को मेजर करेगा। और आपका परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो है वो कैसा मेजर करेगा, डीसी वैल्यू को ओनली मेजर करता है। यदि इसी सिग्नल को यदि हम लोग PMMC से पास करते हैं स्टूडेंट, तो ये आपका डीसी सिग्नल, ये आपका एसी सिग्नल है, तो PMMC क्या करता है, आपका क्या करता, ये आपका एसी सिग्नल को ब्लॉक करता, सिंपल किसको पास करता, डीसी को पास करता। तो इसका आंसर हो जाता 10। बेहद इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। यदि इसी सिग्नल को PMMC से पास करेंगे तो आंसर हो जाएगा 10, और इसी सिग्नल को यदि मूविंग आयरन से पास करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका C। इसका मतलब है इसका प्रॉब्लम का आंसर जो होगा स्टूडेंट, ये क्या होगा, C। कॉन्सेप्चुअल समझना, प्रॉब्लम घुमा भी दे तो आपको क्या करना, सॉल्व करना है। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है स्टूडेंट, 2 नंबर का जो सॉल्यूशन है, ये आपका पूरा 2 नंबर का सॉल्यूशन है। ये आपका क्या है, पूरा 2 नंबर का सॉल्यूशन है। 2 नंबर का सॉल्यूशन आपका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलो स्टूडेंट, आप 3 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। 3 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, 2 नंबर का सॉल्यूशन हम बता चुके हैं। चलो अब 3 नंबर को देखते हैं कि 3 नंबर का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। फटाफट करते हैं, 3 नंबर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखो, फॉर द सेम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज व्हिच वेव फॉर्म विल हैव लीस्ट आरएमएस वैल्यू। अब देखो स्टूडेंट, साइन वेव का जो आरएमएस वैल्यू होता है उसको आपको याद रखना होगा। साइन वेव का जो आरएमएस वैल्यू होता है, साइन वेव का जो आपका आरएमएस वैल्यू होता है वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पीक वैल्यू यदि Vm है तो उसका आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा, Vm/√2 हो जाएगा आरएमएस वैल्यू। और आपका स्टूडेंट ट्रेंगुलर वेव का जो स्टूडेंट आपका आरएमएस वैल्यू होगा, यदि आपका उसका पीक वैल्यू यदि Vm दिया गया तो उसका आरएमएस वैल्यू क्या होगा, Vm क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। यदि स्क्वायर वेव रहे स्टूडेंट, इसको आपको याद रखना होगा, ये आप बार बार पूछता है, स्क्वायर वेव रहे तो इसका जो आरएमएस वैल्यू होगा वो पीक वैल्यू के बराबर होगा, क्या होगा, Vm होगा, ठीक है। और यदि स्टूडेंट आपका तो नॉन ऑफ दीजिए, इसका मतलब तीनों सिग्नल में से छोटा वैल्यू कौन है, तो छोटा वैल्यू आपका कौन है ये आपको बताना है। तो छोटा वही है जिसका नीचे वाला क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब है इसका √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसका मतलब सबसे कम आरएमएस वैल्यू जो होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, ट्रायंगुलर वेव का होगा। इसका मतलब आपसे एग्जाम हॉल में पूछेगा कि ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, तो Vm/√3। सॉटूथ वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, तो Vm/√3। साइन वेव का आरएमएस वैल्यू होता है क्या, तो Vm/√2। फुल वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, Vm/√2। हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, Vm/2 होता है। इतना चीज को आपको याद रखना होगा स्टूडेंट। तो इसका मतलब है कि आपको याद रखना है FWR मतलब शॉर्ट में लिखा फुल वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वैल्यू जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, Vm क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। SWR मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आरएमएस वैल्यू होगा स्टूडेंट आपको याद रखना होगा, Vm क्या होगा, 2 होगा। Vm क्या होगा, 2 होगा। फुल वेव रेक्टिफायर का ये होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का ये होगा, स्क्वायर वेव का ये होगा, ट्रायंगुलर वेव का ये होगा, साइन वेव का क्या होगा, ये होगा। इतना चीज को क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। चलो अब देखो 3 नंबर का प्रॉब्लम का इतना कॉन्सेप्ट था, इतना कॉन्सेप्ट का आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इस कॉन्सेप्ट पर यदि प्रॉब्लम आएगा तो आप बेधड़क के क्या कर सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। आगे की चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या होगा, क्या बोल रहा है प्रॉब्लम नंबर 4, क्या बोल रहा है, द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड इन। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज करते हैं स्टूडेंट, वो बोल रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड। अब देखो स्टूडेंट, जनरेटर जो चालू करते हैं हम किससे चालू करते हैं, राइट हैंड से करते हैं। तो जनरेटर जो होगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से काम करता है, तो आपका मोटर जो होगा वो फ्लेमिंग का क्या होगा, लेफ्ट हैंड रूल से क्या करेगा, काम करेगा। आप ऐसे ही याद रखोगे कि आपको जनरेटर चालू करने के लिए आप किस हाथ का प्रयोग करते हो, राइट हैंड। इसका मतलब जनरेटर जो रूल आपका यूज होगा वो स्टूडेंट फ्लेमिंग का, वो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल
एप्लीकेबल होगा आपका जनरेटर के लिए, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एप्लीकेबल होगा मोटर के लिए। आपको याद रखना, इसी तरह कॉन्सेप्चुअल आपको क्या करना, याद रखना है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका मतलब 4 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट मोटर। मोटर मोटर जो जनरली जो काम करता है स्टूडेंट, वो आपका काम करता है फ्लेमिंग, लिखना है फ्लेमिंग 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 लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है। आपसे पूछेगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर कौन काम करता है, तो आपको बोलना है, आपका बोलना है मोटर। और आपसे पूछेगा स्टूडेंट, आपसे पूछेगा कि जनरेटर के बारे में यदि पूछता, तो जनरेटर जो काम करता है स्टूडेंट, वो आपको काम करता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर काम करता है। इसको आपको क्या करना है, अपने कॉपी में लिख लेना है। यदि इस दोनों प्रॉब्लम में से एक भी प्रॉब्लम आया तो आप फटाक से बना सकते हो, ठीक है। मोटर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता है, जनरेटर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पर काम करता है। चलो स्टूडेंट आगे क्यों चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रॉब्लम क्या है, नोड एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। नोड एनालिसिस किस पर बेस्ड होता है स्टूडेंट, तो आपको सीधे याद रखना है कि नोडल जो एनालिसिस होता है वो आपका क्या करता है, केसीएल पर निर्भर करता है, किरचॉफ्स करंट लॉ पर निर्भर करता है। और किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर निर्भर करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो पॉइंट लिखा रहे हैं उसको लिखना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर निर्भर करता है, चार्ज पर निर्भर करता है। ये आपका किरचॉफ्स का क्या है, फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ्स का क्या है, फर्स्ट लॉ। ये आपको इतना चीज याद रखना है। नोड एनालिसिस केसीएल पर बेस्ड है, केसीएल आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर निर्भर करता है। ये किरचॉफ्स का क्या है, फर्स्ट लॉ है, इसको आपको याद रखना होगा। नोड एनालिसिस आपका क्या करता है, जंक्शन में काम करता है। जंक्शन में केसीएल आपका कहां पर काम करेगा स्टूडेंट, जंक्शन या नोड में काम करेगा, जंक्शन में काम करेगा। लॉ ऑफ जंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब 5 नंबर का आंसर ये हो जाएगा, 4 नंबर का आपका बता दिए, 3 नंबर बता दिए। चलो इसका मतलब स्टूडेंट नोड एनालिसिस किस पर काम करेगा, केसीएल पर काम करेगा। चलो अब देखो 6 नंबर प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको 6 नंबर देखना है। अब देखो स्टूडेंट 6 नंबर में आपका ये क्या है, डायोड, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल लंबा बड़ा, ये नेगेटिव है। अब डायोड का 2 टर्मिनल होता है, ये एनोड होता है, ये आपका कैथोड होता है। एनोड आपका कनेक्टेड हो गया आपका पॉजिटिव से, और कैथोड आपका हो गया नेगेटिव से। तो डायोड आपका क्या होगा स्टूडेंट, रिवर्स बायस होगा। और रिवर्स बायस हो जाएगा तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब डायोड आपका ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। और जब ओपन सर्किट हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप देखो ये सर्किट आपका इस तरह करके है, इस तरह करके है और इस तरह करके है। अब डायोड आपका ऑफ हो गया तो सर्किट आपका ओपन हो गया स्टूडेंट, और ओपन हो गया तो आप ही बताओ कि द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड। तो डायोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा, ओपन सर्किट में करंट 0 होता है स्टूडेंट। इसका मतलब इसके और इसके बीच में ड्रॉप 0 होगा। जितना वोल्टेज यहां पर होगा वही वोल्टेज यहां पर एपियर हो जाएगा। तो आपका आउटपुट वोल्टेज जो होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, 8 वोल्ट होगा। ओपन सर्किट में जो वोल्टेज यहां पर रहेगा वही वोल्टेज यहां पर एपियर हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा अक्रॉस द डायोड, तो आपको बोलना है 8 वोल्ट होगा। कितना होगा, 8 वोल्ट होगा, क्योंकि सर्किट आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। क्यों ओपन हुआ, क्योंकि आपका कैथोड आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एनोड आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है। डायोड आपका हो गया रिवर्स बायस, और जब रिवर्स बायस होगा तो डायोड आपका ऑफ हो जाएगा। जब ऑफ हो जाएगा तो स्विच आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा स्टूडेंट, तो आपका करंट आपका इसके अक्रॉस ड्रॉप 0 हो जाएगा। तो आपका यहां पर जो इनपुट वोल्टेज होगा वही आपका क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। ये आपको याद रखना होगा। चलो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर प्रॉब्लम को क्या बोल रहा हुआ, एपीएन जंक्शन क्या करता है, एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है स्टूडेंट। आपको याद रखना होगा एपीएन जंक्शन किस तरह काम करेगा, एक रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। तो आपको याद रखना है कि पीएन जंक्शन किस तरह काम करेगा, तो आपका रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। आपको याद रखना है पीएन जंक्शन जो काम करेगा स्टूडेंट, वो रेक्टिफायर की तरह काम करेगा। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टिफायर हो जाएगा। चलो स्टूडेंट अब आगे की प्रॉब्लम देखते हैं। 8 नंबर प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। क्या कॉन्सेप्ट है उस चीज को देखो 8 नंबर के लिए। अब 8 नंबर प्रॉब्लम क्या बोला, फॉर ए साइनसॉइडल वेवफॉर्म द रेशियो ऑफ एवरेज टू आरएमएस वैल्यू। अब देखो स्टूडेंट साइनसॉइडल वेवफॉर्म का जो एवरेज वैल्यू होता है वो याद रखना होगा। साइनसॉइडल वेवफॉर्म का जो एवरेज वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, साइनसॉइडल वेवफॉर्म का जो एवरेज वैल्यू होता है 2Vm बाई क्या होता है, पाई होता है। 2Vm बाई क्या होता है, पाई होता है। और आरएमएस वैल्यू जो होता है स्टूडेंट, वो आपका क्या हो जाता है, Vm बाई क्या हो जाता है, √2 हो जाता है। इसको याद रखेगा, साइनसॉइडल वेवफॉर्म का जो आपका एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू क्या होता है, 2Vm बाई पाई और आरएमएस वैल्यू Vm बाई √2 होगा। इसका रेशियो पूछ रहा है स्टूडेंट, तो V एवरेज बाई क्या होगा, V आरएमएस। V एवरेज बाई क्या होगा, V आरएमएस। एवरेज के जगह पर एवरेज का वैल्यू को पुट करेंगे और आरएमएस के जगह पर आरएमएस का वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो रहा है। इसका मतलब 2Vm बटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पाई। ये आपका नीचे में है √2, तो √2 ऊपर चला जाएगा, Vm आपका स्टूडेंट नीचे हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2√2 बटा क्या हो जाएगा, पाई।
2√2 बटा क्या हो जाएगा पाई, 2√2 बटा क्या हो जाएगा पाई। इसका मतलब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, सी होगा। तो इतना चीज को आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। 8 नंबर का प्रॉब्लम आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। इसका मतलब 8 नंबर प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो स्टूडेंट 9 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। 9 नंबर प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है। द यूनिटी ऑफ रिएक्टिव पावर। पावर आपका 3 तरह का होता है स्टूडेंट, एक होता है रिएक्टिव पावर, एक होता है रिएक्टिव पावर। आपको याद रखना है, जो चीज बोल रहे हैं आपको याद रखना होगा। एक होता है रिएक्टिव पावर स्टूडेंट, एक होता है आपका एक्टिव पावर। एक क्या होता है, एक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर होता है। और एक होता है आपका एपेरेंट पावर होता है। ठीक है, याद रखोगे। एक होता है रिएक्टिव पावर, एक होता है एक्टिव पावर, एक होता है एपेरेंट पावर। अब देखो स्टूडेंट, आपका रिएक्टिव पावर का जो यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर आर होता है, वोल्ट एम्पियर रेवोल्यूशन होता है, VAR। ये आर से शुरू है तो इसका एंड क्या होगा, आर होगा, ये याद रखिएगा। एक्टिव पावर का जो यूनिट होता है स्टूडेंट वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है। और एपरेंट पावर का जो यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलो ये याद रखोगे, इसका यूनिट क्या क्या होता है। तो आपका रिएक्टिव पावर याद रखना बहुत जरूरी है। आइए, आर से शुरू हो रहा तो इसका लास्ट क्या होगा, आर होगा, आर होगा, तो VAR होगा। ठीक है, एक्टिव पावर का यूनिट होता है वाट और एपरेंट पावर का यूनिट होगा वोल्ट एम्पियर। तो यदि रिएक्टिव पावर जो याद रख लोगे स्टूडेंट, रिएक्टिव पावर में VAR होता है, तो आपका एपरेंट पावर में आर को हटा देगा तो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, एक्टिव पावर हो जाएगा आपका वाट हो जाएगा, एक्टिव पावर क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, इसका यदि आप ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहोगे तो ट्रायंगल इस तरह ड्रॉ करना होगा, ट्रायंगल आपका इस तरह ड्रॉ करना होगा। ये आपका क्या होता है स्टूडेंट, VAR होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, वाट होता है, ये आपका वाट होता है। और ये जो आपका ट्रायंगल होगा ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्ट एम्पियर आ जाएगा, वोल्ट एम्पियर आ जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट, ये जो होगा आपका, ये जो होगा आपका, ये आपका रिएक्टिव पावर होगा, ये वाला एक्सिस क्या होगा आपका, ये आपका एक्टिव पावर होगा। ये जो हाइपोटेनस होगा स्टूडेंट, ये क्या होगा, एपरेंट पावर होगा। तो इस तरह के ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए बोलेगा स्टूडेंट, आप बेहद इजी तरीका से क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको ये याद रखना होगा, ये आपका रिएक्टिव पावर का साइड होता है, ये आपका एक्टिव पावर का साइड होता है, ये आपका एपरेंट पावर का साइड होता है। इसका मतलब स्टूडेंट आपको याद रखने के लिए बोलेगा, तो आपको याद कैसे रखना है कि एपरेंट पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ तो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर रिएक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस क्या होगा स्टूडेंट, एक्टिव पावर का स्क्वायर। रिएक्टिव पावर का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, VAR का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर का स्क्वायर मतलब वाट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट आपको याद रखना होगा, वोल्ट एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर VAR का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपका प्लस WATT वाट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये बेहद इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना होगा। ये आपका ट्रायंगल ड्रॉ करता है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। एपरेंट पावर इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर रिएक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस क्या होता है, एक्टिव पावर का स्क्वायर। इसका मतलब वोल्ट एम्पियर इज इक्वल टू रूट ओवर VAR का स्क्वायर प्लस वाट का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, जो चीज बता रहे हैं आपको याद रखना होगा। इसका मतलब 9 नंबर का इतना चीज हम एक्स्ट्रा सीखे स्टूडेंट, बट रिएक्टिव पावर का यूनिट पूछ रहा था, क्या होगा, VAR होगा, VAR होगा। ये आपका रिएक्टिव पावर का क्या होगा, यूनिट होगा। आपको यहां से लेके यहां तक नोट करना। चलो आगे क्यों चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर भी बेहद इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब देखो 10 नंबर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे, 10 का प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो यदि इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका करंट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि करंट होगा तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा स्टूडेंट, फ्लक्स होगा। इसका मतलब करंट का जो मैचिंग होगा वो किससे होगा स्टूडेंट, फ्लक्स से होगा। करंट का मैचिंग जो होगा वो किससे होगा, फ्लक्स से होगा। तो यहां पर देखो स्टूडेंट, आपका कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि करंट होगा तो आपका मैग्नेटिक सर्किट में आपका क्या होगा स्टूडेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्या रखना है, करंट का जो एनालॉगस होता है वो क्या होता है, फ्लक्स होता है। ठीक है, और अब देखो यहां पर कंडक्टिविटी होगा स्टूडेंट। यदि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी होगा तो आपका मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा स्टूडेंट, परमिबिलिटी होगा। चलो याद रखोगे, ठीक है, परमिबिलिटी होगा। अब देखो सी नंबर में यदि आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो मैग्नेटिक सर्किट में आपका स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, याद रखेगा। एनालॉगस मैग्नेटिक
इंटेंसिटी होगा, किसमें? आपका मैग्नेटिक सर्किट में। चलो एक लास्ट वाला, यदि स्टूडेंट आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका करंट डेंसिटी होगा, करंट डेंसिटी होगा, तो आपका स्टूडेंट मैग्नेटिक सर्किट में आपका क्या होगा? मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा, याद रखेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा। इस तरह करके क्या करेंगे स्टूडेंट? मैचिंग करेंगे। इस तरह करके क्या करेंगे? मैचिंग करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट होगा तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टिविटी होगा तो मैग्नेटिक सर्किट में परमिएबिलिटी होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा तो मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि करंट डेंसिटी होगा तो मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा। इसका मतलब स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा? ए का 3 और आपका बी का क्या हो जाएगा? 4। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा आपका बी। आपको इस तरह करके क्या करना, याद रखना। 10 नंबर प्रॉब्लम का मैच हम कर दिए सीधा सीधा। करंट का फ्लक्स, कंडक्टिविटी का परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, करंट डेंसिटी का क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। चलो आगे क्यों चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम है, बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो कॉन्सेप्ट को क्या करना है स्टूडेंट? बार बार याद रखना है, तो आपको क्या होगा? एग्जाम हॉल में बहुत बेनिफिट होगा। चलो आप देखो लास्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। यदि स्टूडेंट टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि आपका कंडक्टर आपका पॉजिटिव टेम्परेचर पर काम करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। यही यदि स्टूडेंट सेमीकंडक्टर होता तो टेम्परेचर बढ़ाते तो रेजिस्टेंस क्या होता? घटता। रेजिस्टेंस बढ़ाते तो आपका क्या होता? रेजिस्टेंस क्या होता? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता। बट ये कंडक्टर है जिसके कारण क्या होगा? कंडक्टर में आपका टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। किसमें? कंडक्टर में। किसमें? कंडक्टर में, याद रखेगा, कंडक्टर में क्या होगा? बढ़ेगा। बट आपका दूसरा नंबर पॉइंट ये याद रखेगा, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। किसमें? आपका सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट? याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। किसमें? आपका कंडक्टर में। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। किसमें? सेमीकंडक्टर में। बट पूछ रहा कंडक्टर तो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो 11 नंबर का 11 प्रॉब्लम का स्टूडेंट सेट था। 11 प्रॉब्लम को बेहतरीन ढंग से डिस्कशन किए, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारा कॉन्सेप्ट को बताए। सभी कॉन्सेप्ट को क्या करना है? याद रखना है, और इस सब प्रॉब्लम का आंसर को क्या करना है? याद रखना है, और बार बार क्या करना है? रिवीजन करना। 18 को सेट बता चुके हैं स्टूडेंट, आपको क्या करना है? 18 सेट को क्या करना है? कंप्लीट कर लेना है। बहुत सारा प्रॉब्लम का क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम क्या है? बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, एग्जाम हॉल में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जितने की पॉइंट लिख रहे हैं उतना की पॉइंट को क्या करना? आपको याद रखना, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, और एग्जाम हॉल में आराम से प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो? सॉल्विंग कर सकते हो, यदि इतना कॉन्सेप्ट आपको आ गया तब। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।